हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिव्योरा। तो ये है डेमोक्रेसी चैप्टर का पार्ट 2। उसमें हमने समझा था लास्ट में टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट समझे थे अलग अलग। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी को अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर कंट्री अलग तरीके से फॉलो करती है। तो ये टेबल मैंने आपको दिया है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूज़ होती है। डेमोक्रेसी मैंने पढ़ा दी थी, आपको इनका मतलब समझा दिया था। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूज़ होती है, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो गो थ्रू दिस टेबल एक बार याद करने के लिए आपको समझ में आ जाए। अब बात करेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी की। इंडिया की डेमोक्रेसी को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसका रीज़न सिंपल है, यहाँ की ह्यूज और इतनी बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, और इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। अगर 2024 का डेटा देखें तो 96.8 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ठीक है, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया में इलेक्शन को और भी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को इलेक्शन रिलेटेड चीज़ों में अरेंजमेंट्स किया जाता है, ताकि हर इंसान अपनी लैंग्वेज में उस इलेक्शन कैंपेनिंग को समझ सके। और जो सिंबल्स होते हैं वो भी वोटर्स को अपनी चॉइस ईज़िली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कंट्री में 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, जो कि रिमोट एरियाज़ तक भी फैले हुए हैं, वहाँ पे भी बनाए हुए हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस के टाइम हो सके। और इंडिया में 2800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, जो एक डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, अपने सोशल और रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी और लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन ही उसकी डेमोक्रेसी को लिविंग डेमोक्रेसी बनाती है। इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक के टाइम वोट करने के टाइम तक लिमिटेड नहीं होती है। लोगों को गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस आइडिया को हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जिसमें लोग लोकल काउंसिल, लोगों की कंसल्टेशन और कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। और हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के 3 लेवल है, जो यूनियन, स्टेट और लोकल। और लोकल लेवल पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, जो लोगों को डायरेक्टली अपने एरियाज़ के इश्यूज़ या जो भी वहाँ की डेवलपमेंट होती है उनसे रिलेटेड चीज़ों में उनका डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, कि उनकी भी एक राय ली जाए कि आप रह रहे हो, आपका लोकल एरिया, तो क्या होना चाहिए। और कुछ ट्राइबल एरियाज़ में बात करें तो एडीसीज़ होते हैं, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। या फिर पेसा एक्ट की बात करें, 1996 जैसे प्रोविज़न जो है लोकल कम्युनिटीज़ को भी हेल्प करते हैं कि वो भी अपने जो ट्रेडिशन और रीजनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख सके, ताकि वो भी अपने बारे में बोल सकें। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे लोगों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और यही चीज़ डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे बात करें अगर, यानी बिल्कुल लोकल लेवल पे समझते हैं। डेमोक्रेसी तब और ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है जब लोग अपने एरिया के इशू और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीज़न होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कि आके बोलते हैं कि हाँ भाई ये होना चाहिए, हमारे एरिया के अंडर ये काम है तो ऐसे होना चाहिए। अब महिला जो सभाज हो गई, इसमें एग्जाम्पल दिया है जेठीपुरा ग्राम पंचायत का, जो गुजरात में है। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे ग्राम सभा को एक्टिव बनाया गया। एजुकेशन, सैनिटेशन, वेलफेयर जैसी चीज़ों पे बात की गई, वहाँ पे इश्यूज़ पे फोकस किया गया, लोगों में अवेयरनेस दी। ठीक है, वहाँ पे महिला सभा के थ्रू वुमेंस की जो अदर सेक्शंस की पार्टिसिपेशन है उसको भी और ज़्यादा बढ़ाया गया।
सिमिलरली साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत जो त्रिपुरा में है, उसने भी वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। लोगों वुमेन की हेल्थ, उसकी सैनिटेशन, उनकी लाइवलीहुड, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट पे बात की गई वहाँ पे। तो ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि जब लोकल लोग अपने डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाती है और रिस्पॉन्सिव बन सकती है। तो एग्जाम्पल याद रखना, जेटीपुरा ग्राम पंचायत एंड साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत त्रिपुरा का एग्जाम्स में हेल्प करेंगे ये आंसर लिखने में। अब देखते हैं, डेमोक्रेसी को मेनली गवर्नमेंट और इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, लेकिन डेमोक्रेसी का रोल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बाहर भी होता है। अब वो कैसे? तो सिविल सोसाइटी जो है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो ये जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये डेमोक्रेटिक मेथड से काम कर सकती हैं। कैसे? ये लोगों को अपने कंसर्न्स, अपने जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको रेज़ करने में हेल्प करती है और उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीज़न बनता है। तो उसमें जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देती हैं। जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक ब्रिज जैसा काम करती है लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में। जो लोगों के इशू होते हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट तक या स्टेट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। सिमिलरली कोऑपरेटिव्स में मेंबर जो होते हैं कॉमन पर्पस के लिए मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बेनिफिट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये रोल होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट या इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। जब लोग अपनी कम्युनिटी में कलेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ प्रैक्टिस होती है। अब बात करेंगे डेमोक्रेसी में वुमेन्स पार्टिसिपेशन की। बात करते हैं। आज हमें वोटिंग राइट्स नॉर्मल लगते हैं क्योंकि हमें सबको मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें, पास्ट में जाके देखें तो कई कंट्रीज़ में वुमेन्स को राइट इतनी ईजीली नहीं मिले थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा अपनी राइट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन में 1928 में जाके वुमेन्स को फुल वोटिंग राइट मिले थे और यूएसए में 1920 में। इंडिया का केस थोड़ा डिफरेंट रहा। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था तभी मेन और वुमेन दोनों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर वोटिंग राइट्स मिल गए थे। अब लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है कि वुमेन को वोटिंग का राइट मिल जाना और पॉलिटिकल डिसीजन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। सोशल एटीट्यूड और कुछ अदर जो बैरियर्स थे वो वुमेन के पार्टिसिपेशन को बीच में अफेक्ट कर सकते थे और जो कि किया भी, क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट तो मिल गया था लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन उन्हें अभी तक नहीं मिला था। और इसीलिए डेमोक्रेसी ताकि पूरे अच्छे से इंक्लूसिव बन सके, इसलिए वुमेन की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट थी। अब वोटिंग राइट्स की बात करें तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं लोकल बॉडीज़ में। देखते हैं कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243D ये कहता है कि पंचायत में डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स में से एटलीस्ट 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए प्रोवाइडेड है। इसी तरह आर्टिकल 243T ये कहता है म्यूनसिपैलिटीज़ में जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होती हैं उसमें एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलेगा। लेकिन कई स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम से भी आगे जाकर 50% ऑफ रिजर्वेशन भी वुमेन्स को दिया है। 2023 तक बात करें तो 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसमें 50% रिजर्वेशन मिला। और अगर लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो उसमें 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिसमें वुमेन को 50% रिजर्वेशन मिला था। इसी रिप्रेजेंटेशन का पर्पस सिर्फ सीट्स रिजर्व करना नहीं था, इससे वुमेन को लोकल डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी डेमोक्रेसी के चलते, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे थे तो उसको अच्छे से फॉलो करना था। अब आया RTI।
डेमोक्रेसी में सिटीज़न को सिर्फ वोट करने की राइट नहीं है, बल्कि ये जानने का भी राइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर रही है तो वो कैसे कर रही है, उसका क्या प्रोसेस है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी, कि लोगों को चाहिए थी ट्रांसपेरेंसी। और इसी नीड को स्ट्रेंथन करने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था। आरटीआई की डिमांड लोगों की, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे डिफरेंट सेक्शंस ने उठाई। इस प्रपोज लॉ पर डिस्कशन हुए, कंसल्टेशन हुए काफ़ी ज़्यादा, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू इसे एग्जामिन किया और फाइनली 2005 में आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब इस एक्ट के थ्रू लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, या एक कह सकते हैं कि एक एडवांटेज मिली, कि वो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो सीक कर सकते हैं। तो आरटीआई डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा इस पे, क्योंकि जब सिटीज़न के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को एनालाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं और आगे जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब तक हमने डेमोक्रेसी के अलग एस्पेक्ट्स, उसकी स्ट्रेंथ को समझा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को मेंटेन करना एकदम से ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, ठीक है। उसके सामने ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हम कुछ भी करने चलते हैं तो हमारे बीच में चैलेंजेस भी होते हैं। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी को फॉलो करते टाइम चैलेंजेस आए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस होना, ठीक है, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपना पार्टिसिपेशन समझते हैं। और अगर लोगों में अपने राइट्स और ड्यूटीज़ की समझ ही नहीं होगी कि आपके पास क्या राइट है, तो वो अपनी उन चीज़ों डेमोक्रेटिक का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें समझ नहीं है कि हमारे पास ये राइट है या ये हमारी ड्यूटी बनती है। इससे डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई देती है। इसके अलावा पोवर्टी, रीजनलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी या मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है आजकल आजकल तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ होती हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप, कुछ भी एक एजेंडा लेकर लोग चलते हैं, तो उससे क्या होता है, लोग मिस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या मिसलीड हो जाते हैं। वो जो रियलिटी होती है उससे हटकर वो उस फेक न्यूज़ को समझ के उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना नहीं, तबकि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, उनका पार्टिसिपेशन करना उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो और इक्वल हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के हिस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंज की, जो थी द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 to 77। तो 1970s के अर्ली में क्या हो रहा था, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और मिस गवर्नेंस के एलिगेशन काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, जिसके अंडर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, और इसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फाइनली जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसका रीज़न दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि भाई अंदर ही कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसके तहत ये इमरजेंसी हमने लगा दी है। इमरजेंसी के दौरान लोगों के कितने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, कितने सारे पॉलिटिकल लीडर, एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम और इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिस्ट्रिक्शंस आए थे। लेकिन फाइनली 77 में इमरजेंसी ख़त्म होती है और इलेक्शन दोबारा किए जाते हैं, जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट हार जाती है। तो अब ये इमरजेंसी का एपिसोड हमें समझाता है कि डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट, इंस्टीट्यूशनल चेक्स और सिटीज़न पार्टिसिपेशन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उस इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हो गया था, मतलब एक डिक्टेटरशिप वाली चीज़ आ जाती है। तो उस टाइम पे हमें समझ आया कि पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
अब डेमोक्रेसी में जैसे चैलेंजेस में से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने में सिटीज़न का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के लिए वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें रिलायबल सोर्सेज से न्यूज़ समझनी चाहिए। जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं वो रिलायबल सोर्सेज से ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए, ताकि हम फैक्ट्स को समझकर ही अपना ओपिनियन बना सकें, ना कि ये फेक न्यूज़ को देखकर कोई भी ओपिनियन हम अपने आप को मिसलीड कर लें। यंग सिटीज़न भी डेमोक्रेसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए आजकल स्कूल में होते हैं एनएसएस या एनसीसी जैसी प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चों में एक स्पिरिट लेकर आता है, टीम वर्क लेकर आता है, सोशल अवेयरनेस लेकर आता है। साथ ही लोगों को दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट करना, लॉज को फॉलो करना, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना आजकल के टाइम में तो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तबकि लोग जब अवेयर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल और एक्टिवली इन्फॉल्व होते हैं, तो डेमोक्रेसी तभी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनती है। अब चैप्टर के एंड में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया को समझते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इसमें इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होती है और बार बार होती है, ठीक है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है तो इलेक्शन फिर से रिकंडक्ट किए जाते हैं। इंडिया में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की रूट्स एंशिएंट ट्रेडिशन तक जाती हैं, जो हमने आगे पढ़ा था। और आज भी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना, अवेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब लोगों को इन्फॉर्मेशन रहती है अपने राइट्स, ड्यूटीज़ को समझने की, तो वो और ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में समझना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और सिटीज़न भी। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर ख़त्म। और ये रहा चैप्टर मैप, उसको देख के बहुत अच्छे से चैप्टर एक जल्दी सी क्विक रिव्यू हो जाता है हमारा, तो इसको देख लेना। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट एडिव्योरा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग।